अच्छा बच्चे, तो क्या होता है कि आपको इंश्योर करना पड़ता है कि ये काम आपने किया है, सबमिटेड भी किया है और पब्लिश भी करवाया है। ठीक है, उसकी आप कॉपी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा, ऑब्टेन कॉपीराइट परमिशन इफ फिगर आर टेबल्स नीड टू बी रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो इसके बाद आपको जो है कॉपीराइट परमिशन एक फॉर्म होता है जिसमें आपको बताना पड़ता है कि ये फिगर और टेबल जो है हम दोबारा। जी बच्चे, सबा, जी बच्चे आप पूछना चाह रही हैं कुछ? जी बच्चे पूछें। हेलो। जी जी बच्चे पूछें बच्चा, क्या पूछना चाह रही हैं? चलें, इट्स ओके, मैं इसको जो है वो कंटिन्यू रखता हूँ। ठीक है, ऑब्टेन कॉपीराइट परमिशन, कॉपीराइट परमिशन लिया जाता है अगर आप फिगर और टेबल्स आप ऑलरेडी पब्लिश करवा चुके हैं, वो दोबारा अगर आप रिप्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं या दोबारा पब्लिश करवाना चाह रहे हैं तो आप परमिशन लेते हैं। ठीक है। अच्छा, चैप्टर पब्लिश का अच्छा बच्चे, तो चैप्टर पब्लिश के में क्या होता है कि आप जब चैप्टर पब्लिश करवा रहे होते हैं तो जस्ट लाइक मैं एक बुक पब्लिश करवा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे मेरी स्पेशलिटी तमाम सब्जेक्ट्स में तो नहीं है। जस्ट लाइक मैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक पूरा चैप्टर लिख दूंगा रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या क्या आ जाता है। ठीक है, और बाकी जो टीचर्स हैं जो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मैंने उनसे भी कहा कि आप अपने अपने सब्जेक्ट पे मुझे लिख के दे दें एक यानी कि जामे जो आप पढ़ाते हैं। ठीक है, वो जामे मुझे लिख के दे दें, हम जो है वो पब्लिश करवा रहे हैं बुक। उन्होंने भी कहा ओके। अब ये जो तमाम टीचर्स लिख रहे हैं ये क्या कहलाएगा? ये बुक नहीं कहलाएगा, ये चैप्टर पब्लिकेशन कहलाएगा, यानी कि वो चैप्टर लिख रहे हैं। ठीक है, जब वो लिख लेंगे, डन कर लेंगे, उन्होंने मुझे सेंड कर दिया और मैंने भी जो है वो कंपाइल करके बुक और तमाम आथर्स के चैप्टर लिख दे के वो मैंने किताब पब्लिश करवा ली। तो ये जो होता है ये क्या कहलाता है? ये बुक तो होती है, लेकिन इसके साथ जो बाकी आथर्स हैं वो चैप्टर पब्लिकेशंस के अंदर आ जाते हैं और मेरा नाम एज आ आथर में नहीं आता, मेरा नाम आता है एज आ कंपाइलर में, यानी कि मैंने कंपाइल किया है तमाम के डेटा को और तमाम चीज़ों को कंपाइल करके ये पब्लिश करवाया है। सही है बच्चे। अच्छा, इसके बाद आई इंक्लूड प्रॉपर एफिलिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय एफिलिएशन? एफिलिएशन का मकसद ये होता है कि एफिलिएशन क्या होता है मैं तो बता दूंगा, लेकिन आप बताएं मुझे। इंक्लूड प्रॉपर एफिलिएशन। सर, जी मतलब आप किस इदारे से ताल्लुक रखते हैं, आप इस टाइप का? से ताल्लुक रखते हैं, किस इदारे से ताल्लुक रखते हैं, वो आपको प्रॉपर देना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं जो है मैं किसी जो है अपने फ्रेंड का नाम दे दूं, वो भी इसी एफिलिएशन के थ्रू यानी कि अपने इदारे में उसका नाम दे दूं, ये गलत होता है। ठीक है, अगर वो इनरोल नहीं है इदारे में, उसका कोई वर्क नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, तो हमें उसका नाम नहीं दे सकता अपने इदारे के साथ। ठीक है, तो इंक्लूड प्रॉपर एफिलिएशन, आप जिस इदारे से ताल्लुक रखते हैं, जिस पे काम कर रहे हैं, या रिसर्चर हैं, या आप एज आ मेन आथर हैं, या आप सुपरवाइजर हैं, तो आप जो है प्रॉपर अपनी एफिलिएशन देंगे अपने इदारे की। सही है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं या पोस्ट डॉक पे चले जाते हैं या पीएचडी के लिए चले जाते हैं, तो फिर उनका जो जहाँ पे इनरोलमेंट होता है, जो इदारा होता है, उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं। सही है बच्चे, आगे चलें। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, व्हाट इज पब्लिशेबल? पब्लिशेबल क्या होता है? कौन सी चीज़ें हम पब्लिश करवा सकते हैं जो पब्लिशेबल हो, काबिल पब्लिश हो? ठीक है, तो जस्ट लाइक जर्नल्स लाइक टू पब्लिश पेपर दैट आर गोइंग टू बी वाइडली रीडिंग एंड यूजफुल टू द रिसर्च। ठीक है, अब जर्नल्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो देखते हैं कि कौन सा काम या कौन सा पेपर हमारे स्टैंडर्ड पे आ रहा है। अब वैसे तो जर्नल्स के पास थाउजेंड्स में, हंड्रेड्स में पेपर आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, चॉइस करते हैं 60 to 70 पेपर्स। बाकी पेपर्स को वो क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं या रिग्रेट कर देते हैं कि हमारे जो है पब्लिशेबल नहीं है। तो वो अपना एक स्टैंडर्ड रखते हैं। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड क्या होता है? वो स्टैंडर्ड को कहा जाता है इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि उनका जो है स्टैंडर्ड हाई लेवल का है। ठीक है, तो वो अच्छे अच्छे पेपर, अच्छा काम, अच्छा स्टैंडर्ड वाला काम पब्लिश करवाते हैं। फिर वो इंटरनेशनली भी होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं लोकल जर्नल्स। लोकल जर्नल्स यानी कि उनको कुछ 2-3 साल हुए हैं, 4-5 साल हुए हैं, वो जर्नल जो है वो पब्लिश करवाते हैं। आपको पता है हमारी यूनिवर्सिटी में भी जर्नल है, पता है आप लोगों को? नहीं पता होगा, है पता आपको?
नो सर। हमारे पास जर्नल है फास्ट जर्नल ऑफ बायोलॉजी। मैं लिख लूँ यहाँ पे, मैं लिख लेता हूँ। यस सर। एक मिनट, मैं लिख लेता हूँ। एक तो यहाँ पे लिखना भी मुसीबत है। फास्ट जर्नल ऑफ बायोलॉजी, ये हमारे पास जर्नल है, हमारे इदारे का, यूनिवर्सिटी का जर्नल है, जिसको एब्रीवेट करके इस तरह लिखा हुआ है, फास्ट जर्नल ऑफ बायोलॉजी, बायोल बन के, ठीक है। और इसके अलावा एक सोशल साइंस का जर्नल है, यानी कि आर्ट्स वालों का, आर्ट्स का जर्नल है कारुंझर के नाम से, ठीक है। इसमें जो है वो आर्ट्स वालों का काम होता है। और मेरी खुशकिस्मती यही रही है कि मैंने इन दोनों जर्नल्स में बहुत बड़ा मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है, मेरा काम रहा है इसमें। पेपर्स को रिव्यू करना, पेपर को देखना, और उसकी जो है अरेंजमेंट, और जो है जर्नल को जो है पब्लिश करवाने में मेरा इसमें जो है थोड़ा बहुत रोल रहा है इसमें, ठीक है। अब तो खैर मेरा रोल नहीं रहा, अब तो नहीं है। इससे पहले यानी कि मेरे पोस्ट डॉक जाने से पहले इन दोनों जर्नल्स को आगे ले आने में मेरा मदद जो है ना वो रहा था। तो बहरहाल ये दो जर्नल्स जो हैं हमारी यूनिवर्सिटी से पब्लिश होते हैं, ठीक है। और ये जो हैं नेशनल जर्नल हैं, और इनकी कैटेगरी जो है वो HEC के अंदर है। HEC के अंदर कैटेगरी को आपको पता है, हायर एजुकेशन कमीशन में पता है, नहीं पता? WXYZ। अच्छा, W जो कैटेगरी होती है जर्नल्स की, जो पब्लिश होते हैं जर्नल्स, उनकी कैटेगरी जो है वो हाईली इम्पैक्टेड या स्टैंडर्ड वाले जर्नल हैं, ठीक है। और X, ठीक है, X जो होते हैं वो इतने हाईली नहीं होते, लेकिन नॉर्मल या एवरेज स्टैंडर्ड वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वाई कैटेगरी। वाई कैटेगरी जो है वो मॉडरेट है, मीडियम है, ठीक है। इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं है और इतने ज़्यादा स्टैंडर्ड वाले भी नहीं हैं, ठीक है। और ये जो है लो कैटेगरी है। लो कैटेगरी यानी कि जो जर्नल्स जस्ट रिकग्नाइज्ड हुए हैं, जस्ट नए जर्नल आए हैं, तो वो जेड कैटेगरी के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद वो अपना स्टैंडर्ड अच्छा करते रहते हैं और जाके डब्ल्यू कैटेगरी तक पहुंचते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इसकी कैटेगरीज हैं। इंटरनेशनली जो कैटेगरीज होती हैं वो डिफरेंट होती है, वो ISI इंडेक्स्ड वगैरह इस तरह से होती है, ठीक है। चले वो मैं आपको कभी बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो हमारा जो जर्नल है अभी तक इसमें पहुंचा है मॉडरेट मीडियम स्टैंडर्ड में, वाई कैटेगरी के अंदर। जो मैं जर्नल फास्ट जर्नल ऑफ बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक जर्नल है। और जो दूसरा आर्ट का है वो अभी तक जेड कैटेगरी के अंदर है, ठीक है। तो उसके अंदर भी बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि अब जस्ट लाइक आप एक जर्नल स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर जो है बहुत सारे लोग आपके पास आ जाते हैं कि हमारे पेपर पब्लिश करवा दो, ये कर दो, वो कर दो, चाहे स्टैंडर्ड हो या ना हो, चाहे उससे रिलेटेड हो ना हो। तो इन चीज़ों से बड़ा फर्क पड़ता है। चले वो तो अलग इश्यूज हैं, ठीक है बच्चे, चलें, ठीक है। यानी कि जो इंटरनेशनल जर्नल्स होते हैं, बड़े बड़े जर्नल्स होते हैं, वो अच्छे काम को, अच्छी रिसर्च को, अच्छे रिप्रेजेंटेशन को पब्लिश करते हैं, ठीक है। पेपर दैट रिपोर्ट ओरिजिनल सिग्निफिकेंट फाइंडिंग दैट आर लाइकली टू बी इंटरेस्टेड टू अ बोर्ड ऑफ जर्नल, ठीक है, बोर्ड ऑफ जर्नल, ठीक है। जर्नल के अंदर बोर्ड्स बनते हैं, रिव्यू बोर्ड्स बनता है, एडिटोरियल बोर्ड होता है, ठीक है। वो इस चीज़ को देखते हैं कि ओरिजिनल सिग्निफिकेंट कितने हैं, इसकी फाइंडिंग्स कैसी हैं, इसने जो काम किया उसकी फाइंडिंग्स इस स्टैंडर्ड की हैं, इतनी अच्छी है जो हम पब्लिश करें, ठीक है। तो फिर बोर्ड ऑफ जर्नल होता है, जो एडिटोरियल बोर्ड होता है या रिव्यूअर बोर्ड होता है, वो उस पेपर को देखते हैं, रिव्यू करते हैं, और उसके बाद उसको जो है फाइनलाइज करते हैं, और फाइनलाइज करने के बाद उसको पब्लिश किया जाता है, ठीक है। पेपर्स दैट आर कंसाइज एंड येट कंप्लीट इन देयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइंडिंग्स, ठीक है। वो पेपर देखा जाता है जो कंसाइज हो, समराइज हो, बहुत लंबा चौड़ा ना हो, 25-25, 30-30 पेपर पेजेस का ना हो, और प्रेजेंट उसको अच्छा प्रेजेंट किया गया हो, और फाइंडिंग्स अच्छी हो, ठीक है। पेपर्स लिखने की भी टेक्निक होती है, उसमें टेक्निकल वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ग्रामेटिकली भी देखी जाती है, सारी चीज़ें देख भाल के फिर इस चीज़ों को
पब्लिश किया जाता है। तो पब्लिश करवाना कोई आसान काम नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। आपका एक ही पेपर 4-4 5-5 दफ़ा वापस आता है कि इसमें ये मॉडिफिकेशन करें, ये चेंज ले आएँ, इस तरह इसको एडिटिंग करें, तब जाके वो पेपर एक अच्छा बनता है। ठीक है? एक पेपर को बाज़ औक़ात 2 से 3 साल भी लग जाते हैं पब्लिश होने में। अच्छा, व्हाट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल? ज़ाहिर-सी बात है, पेपर आपके कुछ जाते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते, फौरी तौर पर आपको वापस भेज जाते हैं कि आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। उसमें क्या होता है, वायलेशन ऑफ एथिकल गाइडलाइंस इंक्लूडिंग प्लेजरिज्म। ठीक है? जस्ट लाइक आपने पेपर भेज दिया, ठीक है? आपने प्लेजरिज्म चेक नहीं किया, जब उनके पास गया उन्होंने प्लेजरिज्म चेक किया। प्लेजरिज्म चेक किया तो पता चला कि वो 30 टू 40 या 50 तक प्लेजरिज्म है, तो फौरी आपको वापस कर देते हैं। क्यों? कि आपने एथिकल गाइडलाइन की वायलेशन की है, आपके पेपर के अंदर प्लेजरिज्म बहुत है, आपने कॉपी पेस्ट किया है, तो इसलिए आपका पेपर एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है? वर्बोस ग्रामेटिकली मिस्टेक्स पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है? इसके अंदर ये देखा जाता है कि आपने जो काम किया है वो ग्रामेटिकली सही किया है। असली मसला जो एरर आता है हमारे पास, पाकिस्तान के साइंटिस्ट के पास, वो यही आता है। हम ग्रामेटिकली मिस्टेक्स बहुत करते हैं क्योंकि हम नेटिव, हमारी इंग्लिश जो है वो नेटिव लैंग्वेज नहीं है। ठीक है? अब इस तरीके से बता दें, कोई अगर बाहर से आए वो उर्दू सीख जाए, अगर वो उर्दू बोलेगा तो उसके मुज़क्कर मुअन्नस में भी फ़र्क होगा, उनकी बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होगा। ठीक है? तो वो अगर प्रॉपर्ली, अगर वो जो है वो खिताब कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं या कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आप तो समझ जाते हैं, आपको तो पता चल जाता है कि ये चीज़ इन्होंने जो है वो बोल तो रहे हैं लेकिन गलत बोल रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। क्यों? कि आपको पता है कि इसकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। ठीक है? इसी तरह जो है हमारी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती, तो हम बहुत सारी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। ठीक है? हमें कुछ चीज़ों का वो है ना, प्रॉपर्ली हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। व्हाट डू यू मीन बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड? पुअरली ऑर्गेनाइज्ड का मकसद ये होता है, आपने जो मेथड्स यूज़ किए हैं, मटेरियल यूज़ किया है, जो आपने काम किया है, या आपने टेबुलेशन प्रेजेंटेशन की है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की है, वो इतनी अच्छी नहीं है, वो इतनी इम्प्रेसिव नहीं है। यानी कि अच्छा, कुछ ऐसे पेपर होते हैं जो इतने पेपर या रिसर्च अच्छी नहीं होती, लेकिन उसको रिप्रेजेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जाता है, जो सामने वाला इम्प्रेस हो जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के अंदर, टेबुलेशन फॉर्म के अंदर। उसको वे होता है एक, जिसकी तरह से फाइंडिंग्स और उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। बाज़ औक़ात बहुत अच्छी रिसर्च होती है लेकिन वो पब्लिश नहीं होती क्योंकि वो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, प्रॉपर तरीके से उसको प्रेजेंट नहीं किया जाता। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो टेक्निकल होती हैं कि किस तरह एक्सेप्टेबल है। ठीक है? अच्छा, थर्ड होती है पुअर क्वालिटी प्रेजेंटिंग ऑफ डेटा। यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ने उस डेटा को प्रेजेंट प्रॉपर्ली नहीं किया। ठीक है? टेबुलेशन की फॉर्म में किया, इवन आपने जो है उसको ग्राफिकल फॉर्म में किया है, या आपको किसी और चीज़ के अंदर उसको प्रेजेंट किया, लेकिन वो बेहतर तरीके से आपने नहीं किया जिस तरह का आपका काम था। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, ये मैटर करती हैं आपको कोई पेपर पब्लिश करवाने के अंदर। तो होता क्या है कि पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं उनका काम जो है बाहर पब्लिश हो रहा था, लेकिन इतना नहीं हो रहा था जितना पाकिस्तान के अंदर जर्नल्स के अंदर हो रहा था। ठीक है? तो उसमें ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सही बच्चे? अब आपको लास्ट चीज़ मैं बता दूं, यूजफुल टिप्स टू सक्सेस इन रिसर्च। कौन कौन सी टिप्स होती हैं जिसकी वजह से आप रिसर्च को सक्सेसफुली डन करवा सकते हैं? बी सेल्फिश। व्हाट डू यू मीन बाय बी सेल्फिश? यहाँ पे सर बच्चे सर आपने स्लाइड चेंज की है? जी बच्चे, मैंने चेंज किए। पहले ये स्लाइड जी थी, जी, अब हुई है। जी जी। पहले ये स्लाइड थी, अब ये स्लाइड चेंज की। ठीक है? यूजफुल टिप्स टू सक्सेस इन रिसर्च। आप कौन सी टिप्स हैं या कौन सी आपकी जो चीज़ें हैं टेक्निकल जिसकी वजह से आपका काम रिसर्च काम सक्सेस हो जाए? बी सेल्फिश, यू आर वर्किंग फॉर यूर रिसर्च। बी सेल्फिश का क्या मकसद होता है? यानी कि सेल्फिश हो जाए आप। सर ऑनेस्ट। हाँ, बी सेल्फिश का यह मकसद होता है कि आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें, सिर्फ अपना काम करें। ठीक है? अपने काम पे इतना फोकस करें कि इतने सेल्फिश हो जाएं, सिर्फ अपनी रिसर्च पे, अपने काम पर आप तवज्जो दें, अपने काम को टाइम दें, तो आप एक अच्छा काम कर सकते हैं रिसर्च के अंदर। जस्ट लाइक मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, हमारे यहाँ तो इतना नहीं है कॉन्सेप्ट। जब मैं जापान के अंदर था, वहाँ लोग जो हैं, जो रिसर्चर थे, जो साइंटिफिक रिसर्चर थे, वो सुबह 8 बजे आ जाते थे और सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक वो काम करते थे, अपने काम से काम रखते थे।
कोई गपशप, कोई ये इधर उधर इंजॉइंग करना या इधर उधर टहलते रहना या बातें करते रहना, गपशप करते रहना, उनके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इस चीज़ का। वो सिर्फ अपने काम से काम रखते थे, तब जाके वो इतनी अच्छी रिसर्च करते हैं, तब जाके हर साल उनको एक नोबेल प्राइज मिलता है। तो यानी कि बी सेल्फिश का मकसद यही होता है कि सिर्फ अपने अपने काम से रखना, अपने काम में ऑनेस्ट रहना, अपने काम को फोकस करना, अपने काम पे जो है ज्यादा तवज्जो देना। अच्छा, सेट अ वीकली गोल एंड एवैल्यूएट द प्रोग्रेस। ठीक है, आपके पास एक गोल होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए प्रॉपर कि आपको ये काम करना है। और वीकली, अगर वीकली आपने एक काम पूरा एक्सपेरिमेंट करना है, आपको डेटा लेना है, तो आपके पास जहन में ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा रिसर्चर होता है उसके पास वीकली एक गोल नहीं होता, 2 से 3 गोल होते हैं। ठीक है, वो वीकली काम भी करते रहते हैं और अपनी प्रोग्रेस को भी देखते हैं। यानी कि आज का दिन खत्म हो गया, मैंने देखा कि आज मैंने कितना काम किया, इतना काम किया है कि ये एक हफ्ते में पूरा हो सकता है। तो इस तरह की एवोल्यूशन, अपनी प्रोग्रेस को भी देखते रहना कि मैंने ये काम कर लिया, ये काम कर लिया, अब इसको मैं समराइज कर लूँ, इसको मैं लिख लूँ, तो ये एवोल्यूट द प्रोग्रेस होती है। ठीक है। अच्छा, मिनिमाइज द टाइम ऑन इंटरटेनमेंट, यही चीज़ मैं कह रहा था कि इंटरटेनमेंट को वो टाइम मिनिमम देते हैं। ठीक है, इंटरनेट को भी मिनिमम देते हैं, और एनी अदर टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी, बहुत सारी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं, जैसे लाइक इंटरटेनमेंट है, इंटरनेट है, गपशप है। ठीक है, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, या सोशल मीडिया है, मोबाइल का यूज़ है, सेल फोन आप यूज़ कर रहे हैं, या आप कोई और वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो मिनिमाइज करना पड़ती है एक रिसर्चर के लिए। अगर नहीं करेगा तो जाहिर बात है उसका काम एक्सटेंड होता रहेगा, और साल यानी कि जहाँ 1 साल का काम था वहाँ 5 साल लग जाएंगे, लॉस उनका अपनी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आ जाती हैं जब आप रिसर्च का काम कर रहे होते हैं। अच्छा, क्लास ऑफ का टाइम हो गया है बच्चे, मुझे पता है कि क्लास ऑफ का टाइम हो गया है। मैं जो 5-10 मिनट ले रहा हूँ तो वो क्लास में लेट लिए, तो इसलिए। ठीक है, आप जो भी चैट में लिखेंगे वो मेरे पास आ जाती है तमाम एक्टिविटीज़। ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है सर्व योर टाइम इन रिसर्च एंड रिसर्च लैब। तो वो ज़्यादातर अपना टाइम सर्व करता है रिसर्च के अंदर, या रिसर्च लैब के अंदर, रिसर्च एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक है, तो उसका टाइम ज़्यादातर वहीं पे सर्व होता है। कीप हार्ड वर्किंग एंड शो इंटरेस्ट इन योर वर्क एंड स्टडी। तो वो ये सारी बातें, अब जब वो हार्ड वर्क करेगा, अपना इंटरेस्ट वर्क और काम के साथ और अपनी स्टडी के साथ करेगा, तो वो सक्सेसफुल होता है, और वो आगे जाके बहुत ज़्यादा तरक्की भी करता है, और उसका जो है रिसर्च के साथ लगाव हो जाता है। तो ये आज आपका टॉपिक था अनइथिकल एकेडमिक। जो है इस पे आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने देखा, शायद आप लोगों को पता चल गया होगा प्लेजरिज्म क्या है और क्या राइट्स होते हैं। ठीक है, रिसर्च मिसकंडक्ट वगैरह के। तो ये प्रैक्टिसेस थी, अनइथिकल एकेडमिक प्रैक्टिसेस, जिसको प्लेजरिज्म कहा जाता है। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल अगर आप लोग पूछना चाहते हैं? जी बच्चे। यस सर। जी बच्चे पूछें। सर, रिफ्रेश करना भी तो एक किस्म का मैनिपुलेटिंग ही होता है, तो वो भी एक किस्म का, मतलब चेंजिंग हम कर रहे होते हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली होता तो कॉपी है एक किस्म का। ना, ये रिफ्रेजिंग अलग हो जाता है। रिफ्रेजिंग का मकसद ये होता है कि आप करते तो चेंज हैं, लेकिन कभी कभार आप जो है इसमें मजबूरी के साथ कर रहे होते हैं रिफ्रेजिंग। जैसे लाइक आपका अपना काम है, ठीक है, आपने एक पेपर पब्लिश करवाया है। ठीक है, आपने वो काम जब आपने कॉपी किया, हालांकि अपना काम है, लेकिन प्लेजरिज्म वो भी होगा, वो भी डिटेक्ट होगा। तो अब आप क्या करेंगे? रिफ्रेजिंग करेंगे, उसको जो है सेंटेंस को चेंज करेंगे या पैराग्राफ को चेंज करेंगे। ठीक है, बाज़ोकात ये काम जो होता है हमारे फेवर में होता है। बाज़ोकात कुछ रिसर्चर ऐसा करते हैं, उनका प्लेजरिज्म आ गया 40%। अब उन्होंने रिसर्च तो कर ली, काम तो कर लिया, अब वो क्या करेंगे? दोबारा कौन काम करेगा, दोबारा इनको कौन चेंज करेगा, क्या करेगा? तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ को रिफ्रेजिंग कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, अपनी वर्डिंग के अंदर चेंज कर लेते हैं। फिर दोबारा उसको जो आप करवाते हैं, तो एक प्लेजरिज्म क्या होता है? टर्निटिन एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर, इंसान जो है सॉफ्टवेयर को शिकस्त दे सकता है, वो इंसान का अपना बनाया हुआ है। ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो रीसेंटेंसिंग कर देते हैं, सेंटेंस चेंज कर देते हैं, रिप्लेसिंग कर देते हैं, उसके बाद जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पाता। ठीक है, और कोई बच्चे आप लोगों में से सवाल पूछना चाह रहा हूँ? जी बच्चे। नो सर। चले बच्चे, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप लोगों की क्लास, अच्छा अब आप लोगों का मैंने टाइम लिख लिया है। मंडे को आपकी क्लास होगी और वेडनेसडे को होगी। मंडे को जो आपकी क्लास है वो 11 से 12:30 है, और जो है वेडनेसडे को होगी वो 11 से 12 होगी। सही है बच्चे? चलें, थैंक यू सो मच। अपना